वेलकम वेलकम वेलकम। रेडियो उड़ान सुन रहे आप सभी श्रोताओं का बुक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम विकास मनोत, योर फेवरेट बुकवर्म। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने शुरू की थी एक नई किताब, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड बाय के हरि कुमार, और उस बुक की फर्स्ट 3 स्टोरीज हमने प्रेजेंट की थी। तो आज अगली कुछ कहानियां लेके मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो लीजिए शुरू करते हैं स्टोरी नंबर 4, एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द 11th वन। देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही बंगलो है जहां पे 11 लोगों ने अपनी जान ले ली थी, और अभी पता नहीं कि ये सुसाइड है या मर्डर है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखे हुए है। कैमरा पर्सन संजीव झा के साथ परुमिता बिस्वास, मनोरमा 24। ये कहते हुए परुमिता बिस्वास, जो कि अपनी टीवी चैनल की प्राइम टाइम फेस थी, पीछे मुड़ के चलती बनी। उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे यंग यानी युवा रिपोर्टर्स एक न्यूज़ के लिए, एक छोटे से इंफॉर्मेशन के लिए तरसते हुए वहां पे खड़े थे। मगर पारुमिता की पहुंच और उसका रुतबा इतना था कि उसको सारी न्यूज़ थोड़ी पहले ही मिल जाती। वो आगे चल के उस बंगलो की गेट का दरवाजा, मतलब गेट को खोल के अंदर गई, और बाकी के जो युवा रिपोर्टर्स दूसरे चैनल से थे वो उसे देखते रह गए, बस इसी चाह में कि काश उन्हें भी इतना पावर मिला होता कि वो जाके सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने न्यूज़ चैनल को दे सकें। उस बंगलो के अंदर जाने के बाद परुमिता ने यहाँ वहां देखा, मगर चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक हॉल के एक कमरे से थोड़ी रोशनी बाहर दिख रही थी। जब परुमिता वहां पे पहुंची तो वहां इंस्पेक्टर अलावत उसका इंतजार कर रहा था। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इतनी देर क्यों लगाई? हाँ, तो अब मैं आ गई हूं, बताओ क्या बात है? ये मर्डर नहीं है। तो क्या है, बोलो। कुछ ऑनर किलिंग या कुछ फार्मर जैसा कुछ एंगल? अरे यार कुछ तो बोलो, कुछ वो जो लव, सेक्स, धोखा, उस टाइप का क्या है? नहीं, ये एक सुसाइड पैक्ट है। सुसाइड पैक्ट से क्या करेंगे अलावत? उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। कितने लोग देखेंगे? मुझे लगा कि जो उन्होंने एंगल्स बोले थे वैसा कुछ होता तो हम हफ्ता 10 दिन आराम से न्यूज चलाते। अरे तुमने तो सुसाइड बोल के पूरा मजा किरकिरा कर दिया। ये ऐसा वैसा सुसाइड नहीं है। तुम्हें पता है कुछ साइको मैसेजिंग या जो वाइब्रेशन, इंट्यूशन, वैसा कुछ? ये क्या है? ऐसा ही कुछ हुआ उस परिवार में। एक व्यक्ति को ऐसा लगता था कि उसके गुजरे हुए पिता उससे बात कर रहे हैं, और बस उन्हीं की कही सुन के उसने अपने परिवार के बाकी लोगों को सुसाइड करने के लिए मोटिवेट किया। क्या? हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये उस डायरी में, यानी कि जहाँ पे मिली है, यहाँ उस घर में, उस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। कहाँ है वो डायरी? ठहरो, तुम्हें पता है इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए बाहर कितने रिपोर्टर्स खड़े हैं? हाँ, मगर हमारे जितना माल तुम्हें कोई नहीं देता। वो तो है, और इस बार भी मेरा इनाम भूलना मत तुम।
अरे हाँ, कितने लोभी हो तुम, जल्दी डायरी दो। अलावत ने अपने पैंट के पॉकेट से डायरी निकाली और पारुमिता को दी। ये देखो, पहले पन्ने में पढ़ के देख लो। पारुमिता ने पहला पेज खोला और उसमें ठीक वैसा ही कुछ था जैसा अलावत ने उसे बताया। चलो चलो ठीक है, अब यहीं पे बैठ के सारा पढ़ोगी क्या? किसी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। ये कहते हुए उसने फटाफट पारुमिता को वहां से निकालने की कोशिश की और पारुमिता ने भी फटाफट अपनी बुक बंद करके वहां से चलती बनी। क्या मैं थोड़ा स्मोक कर सकती हूँ यहाँ पे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी बेवकूफ़ी कतई नहीं करता। अब फटाफट यहाँ से निकलती बनो, चलो। और हाँ, याद है ना, ब्रीफ केस मेरी वाइफ के बुटीक के बाहर जो पान वाला है उसकी दुकान पे पहुंचाना है। अरे हाँ, लोभी कुत्ते, पता है, चलो। पारुमिता और अलावत के बीच ये साठगांठ कई अरसे से चल रही थी और उन दोनों में ऐसी नोकझोंक अक्सर हुआ करती थी। तो अलावत अपने रास्ते चल पड़ा और पारुमिता भी। उस दिन रात को पारुमिता अपना प्राइम टाइम शो छोड़ के अपने घर पे ही बैठ गई क्योंकि उसे वो डायरी पढ़नी थी। और कई बरसों में ये पहली बार हुआ है कि मनोरमा 24 में प्राइम टाइम का चेहरा पारुमिता विश्वास के अलावा कोई और था। वो 3-4 शॉट वोडका के लगा चुकी थी और एग्जैक्टली 5वां शॉट चल रहा था। उसने अपना बुक जो डायरी थी उसे खोली और पढ़ने लगी। तो उसमें पारुमिता ने यह पाया कि उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा आकाश भट्टी, उम्र 36 साल, उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके स्वर्गीय पिता उससे बात करते थे और उन्होंने आकाश से कहा कि सिंधी कैलेंडर के 11वें महीने के 11वें दिन 11:11 पे परिवार के 11 लोग अगर साथ में मर जाएं तो सबको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और उसने सभी को कन्विंस किया कि वो अपनी जान ले लें। मगर उनके घर में एक दादी माँ थी जो 80 साल की या 80 से भी ऊपर की उम्र की थी। इनका आत्महत्या करने का तरीका फांसी लगाना था, मगर चूंकि दादी माँ बहुत उम्रदरार थी, वो खुद ब खुद फांसी नहीं लगा सकती। तो इसलिए पहले दादी माँ का कत्ल किया गया और उसके बाद सारे लोगों ने एक साथ फांसी लगा दी। तो पारुमिता ने पढ़ा और ये कहानी 1 या 2 पेज में खत्म हो गई और बाकी के सारे पेज खाली। उसे बहुत गुस्सा आया अलावत की मक्कारी पे और चिल्लाने लगी। उस दिन उसने डिनर नहीं बनाया था, पिज्जा के लिए ऑर्डर कर दिया था। तो थोड़ी देर में कोई दरवाजा खटखटा रहा था। पारुमिता पहले तो बहुत डर गई, मगर फिर उसे याद आया कि पिज्जा वाला शायद वही आया होगा। तो उसने दरवाज़ा खोला तो सामने पिज्जा वाला ही खड़ा था। उसने अपना पिज्जा लिया और उसको 50 रुपये टिप दी और फिर बैठ के अपना पिज्जा उसने खाया। डिनर के बाद जब वो वापस अपनी स्टडी में गई तो उस डायरी पे कुछ हिंदी में लिखा हुआ था और उस डायरी के पास वाला जो विंडो जिसे पारुमिता ने यकीनन बंद किया था वो खुला था। फिर उसे लगा कि शायद उसने 5 वोडका के शॉट्स जो लगा लिए भूल गई होगी शायद,
विंडो उसी ने खोला होगा। और जब वो जाके वहां पे बैठ के डायरी को देखने लगी तो उस खाली पेज पे ये लिखा हुआ था, तैयार रहो, तुम चुनी गई हो। ये हिंदी में लिखा हुआ था। और जैसे ही पारुमिता ने ये देखा, उसके मुंह का जो रंग था वो उड़ गया और उसे समझ में नहीं आता कि कैसे हो सकता है। वो तुरंत उठी, खिड़की का दरवाजा उसने बंद किया और जब वो वापस आके उसे पढ़ने की कोशिश करने लगी तो देखा कि वो पेज तो बिल्कुल खाली था। पारुमिता को अब ये लगने लगा कि शायद उसका माइंड उसके साथ गेम खेल रहा है, या फिर उसका नशा, जो वोडका पिया था उसने, उसका नशा थोड़ा ज्यादा ही चढ़ रहा है। तो अपना स्टडी वडी छोड़ छाड़ के वो सोने गई। और अचानक नींद से उठी। उसे लगा कि कोई उसे बहुत जोरों से प्रेस कर रहा है या फिर कोई उसे देख रहा है। तुरंत उसकी आंख खुली और उसने पाया कि कोई उसे दबा तो नहीं रहा था, प्रेस तो नहीं कर रहा था, मगर कोई देख रहा था। और जो हवा थी उसके इर्द गिर्द, उसमें एक अजीब सी खुशबू या गंध, कुछ भी आप कह लीजिए, वो थी। उसके बेडरूम में जनरली चंदन की सुगंध आती थी, मगर उस दिन जहाँ पे वो सोई हुई थी उसके बेडरूम में एक अलग सी सुगंध या गंध, एक स्मेल, वो थोड़ी डिफरेंट थी। जैसे कोई बहुत ही पुरानी चीज सड़ रही हो या कुछ फ्लैश सड़ रहा हो, वैसी स्मेल आ रही थी। और फिर उसे लगा कि वो उसका बेड ही नहीं है। वो बेड कुछ हार्ड था, कुछ पुराना लग रहा था। उसका जो एकदम लग्जूरियस कोजी बेड था उसके जैसा नहीं लग रहा था। फिर उसे लगा कि ये पलंग ही उसका नहीं है। तो बहुत डर के अचानक उठ के बैठी और उसने पाया कि वो अपने घर में ही नहीं थी। ये रूम जहां पे वो सो रही थी वो दरअसल बुरारी के उसी हॉरर हाउस का एक रूम था। वही रूम जहां पे दादी माँ का कत्ल किया गया था, वही रूम जहां पे अलावत के साथ उसकी बातचीत हो रही थी, और वही रूम जहां पे अलावत ने उसको ये डायरी दी थी। आपका हमारे घर में स्वागत है पारुमिता विश्वास। हम आपको अक्सर टीवी पे देखा करते थे और आज आप हमारे सामने तन मन पूरी तरह से उपस्थित। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। पारुमिता को समझ में आया था ये बोल कौन रहा था, मगर इस न्यूज़ को उसने इतना रिसर्च किया था कि उसे देखते ही पता चल गया कि वो कौन बोल रहा था। आकाश भट्टी। क्या चाहिए? बहुत ही सहमी हुई आवाज में पारुमिता विश्वास बोल रही थी। और फिर वो उठ खड़ी हुई। उसे लगा कि यहां से चलना चाहिए। तभी आकाश भट्टी ने उसे एक हाथ से रोक के वापस बिठा दिया। बैठिए बैठिए, जाने के लिए थोड़ी ना आपको यहाँ पे बुलाया गया है। दरअसल मेरे पापा ने कहा था कि
सबको मोक्ष मिलेगा। और हमने एक रास्ता चुना और उस पे चले। मगर क्या है, हमने एक गलती कर दी। क्या गलती की? अब पारुमिता की आवाज बहुत ही बदल चुकी थी। बहुत श्रिल और बहुत हाई पिच्ड एक वॉइस में वो बोलने लगी और उसकी आवाज में एक शिवर सा महसूस हो रहा था। हमारे पापा ने ये कहा था कि सिंधी महीने के, सिंधी कैलेंडर के 11वें महीने के 11वें दिन 11 बजे 11 मिनट को 11 लोगों को अपनी जान लेनी होगी। अपनी जान लेनी होगी। ये बात हम भूल गए और हम 10 ने तो खुदकुशी की, मगर दादी माँ अपने आप स्टूल पे खड़ी होके फांसी नहीं लगा सकती थी, तो इसलिए उनको मारना पड़ा। और वहीं पे हम बेवकूफ़ी कर चुके थे और हम अभी ना तो इस दुनिया के हैं और ना ही मोक्ष के। एक अलग ही जगह पे हम फंसे हुए हैं जहां तुम बिल्कुल भी रहना नहीं चाहोगी। इनका मेरे से क्या लेना? मुझे क्यों बता रहे हो? वही तो बात है पारुमिता विश्वास। हमें अब वो 11वीं सोल चाहिए, 11वां एक आदमी, 11वीं आत्मा। तो मैंने डिसाइड किया था कि वो डायरी जिसी के भी हाथ में लगेगी वही हमारा 11वां शिकार होगा। पारुमिता ने अलावत से हुई अपनी बातचीत को सोचा। बातों ही बातों में अलावत ने यह कहा था कि उसने ये डायरी पढ़नी तो शुरू की, मगर भूतों ने उसे पागल कर दिया। तब पारुमिता ने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, मगर अब उसे समझ में आ रहा था कि वो कौन से भूतों की बात कर रहा है। मगर वो डायरी तो अलावत, इंस्पेक्टर अलावत ने पहले देखी थी, तो फिर मैं क्यों? हाँ, अलावत ने वो डायरी देखी थी, मगर उसने हमारे पास आने के बाद कहा कि वो एक और आदमी का इंतजाम कर देगा और उसे छोड़ दिया जाए। तो उसी ने तुम्हें यहां भिजवाया है। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड! मैं तुम्हें एक और आदमी लाके दे दूंगी, मुझे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, हम बहुत इंतजार कर चुके हैं। इंतहा हो गई इंतजार की। अगर अब हम और इंतजार करें तो अगले 11 साल हम इसी स्टेज में भटकते रहेंगे। तो चलिए आओ, क्रॉस ओवर करो, हमारे साथ आ जाओ। तुम ही हो वो 11वीं आत्मा। और जैसे ही आकाश भट्टी ने यह कहा, इसे एक मंत्र के तौर पे बहुत सारी आवाजें बोलने लगी। और जब पारुमिता ने पीछे मुड़ के देखा तो सारे 10 लोग दादी माँ के अलावा वहां पे खड़े उसे यही गुजारिश कर रहे थे, आ जाओ, बस इस पार आ जाओ, तुम ही हो 11वीं आत्मा। चलो। पारुमिता उठ के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी और आकाश उसे ये कह रहा था, कम ऑन, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी अपने आप खत्म करो, खुदकुशी करो, जल्दी आ जाओ, तुम हो 11वीं आत्मा, चलो, आ जाओ। पारुमिता जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। इतनी जोर से कि उसकी कलाई टूट गई।
खून बहने लगा। और अगले दिन, अगली सुबह, अलावत अपनी ड्यूटी से 2-3 घंटे पहले ही बुरारी के उस घर में पहुंच गया। वहां पे उसने बेडरूम में पारुमिता की लाश देखी। फटाफट उसे एक प्लास्टिक कवर में बांध के अपनी गाड़ी में डाल के और वहां का पूरा खून उसने साफ कर दिया। उसके सहकर्मी आने से पहले उसे बॉडी को डंप जो करना था, तो वो फटाफट सबके आने से पहले अपना पूरा काम निपटा के वहां से निकल गया। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अगली कहानी शुरू करें, लेट अस स्टॉप फॉर अ स्मॉल ब्रेक। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा टॉवल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 भारतीय घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा? लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक। तो दोस्तों, चलते हैं इस बुक की स्टोरी नंबर 5 की ओर। द गोट हेड एंड द पोर्टर हिल्स। उस एक्सीडेंट में रीमा का सब कुछ लुट गया था। उसका बहुत ही पैशनेट जॉब, उसे बेहद ही प्यार करने वाला पति और उसके संजोए हुए सारे सपने और अरमान। उसी की वजह से रीमा डिप्रेशन में चली गई थी और कभी कभी उसे हालुसिनेशन, यानी कि उसे ऐसा लगता था कि कुछ हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई बोल रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मगर उसका दिमाग उसके साथ ऐसे खेल अक्सर खेलता था। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, न जाने किस किस से उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया और फिर उसकी ये हालत देख के उसकी बहन रिया ने ये फैसला किया कि रीमा को वो अपने साथ शिमला लेके चली जाए। तो शिमला जब रीमा पहुंची तो रिया की एक छोटी सी 8 साल की बेटी नाइसा बेहद खुश हुई। अपनी मौसी के स्वागत में उसने फूलों की बरसात की और
बहुत ही एक्साइटेड होके उसने मौसी को अपना कमरा दिखाने की पूरी ठान के रखी थी और लेके गई। वो एक बहुत ही बड़ा घर था, थोड़ा ब्रिटिश या ये कहें कि विक्टोरियन स्टाइल का एक घर था। थोड़ा गॉथिक सा लगता था क्योंकि बड़े बड़े पिलर्स, बड़ा सा एक स्टोन वॉल, बड़ा गेट और बेहद ही बड़ा घर। तो जिस रूम को अलॉट किया था रीमा के लिए, वो बहुत दिनों से खुला नहीं था। नाइसा ने उसे यह बताया कि कभी भी उसे इस कमरे में जाने की परमिशन नहीं थी, वो तो सिर्फ रीमा के लिए ही तैयार किया गया है, साफ करवाया गया है। और जब रीमा उस कमरे में गई तो वहां पे एक बहुत बड़ा सा महोगनी बेड था और एक बड़ा सा आर्मवार, जिसे हम अलमीरा या अलमारी कहते हैं। तो उसमें रीमा ने अपने कपड़े जमाए और उसके नीचे वाले शेल्फ में उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा टाइपराइटर था, जो कि थोड़ा पुराना वाला, जो पुराना ब्रांड का वो विंटेज टाइपराइटर जैसे हम कहते हैं, वैसा एक टाइपराइटर था। तो उसने तुरंत वो टाइपराइटर निकाल के अपने टेबल पे रखा और तब रिया का पति तरुण अंदर आया और उसने कहा कि देखो, मुझे पता है तुम एक इंग्लिश टीचर हो और मुझे लगा कि ये टाइपराइटर तुम यूज करोगी, इसलिए जब मेड ने ये रूम तुम्हारे लिए क्लीन किया तो मैंने कहा कि इस टाइपराइटर को यहीं रहने दे, उसे फेंके ना। तो रिया ने पूछा कि ये टाइपराइटर है, रीमा ने ये पूछा कि ये टाइपराइटर है किसका। तरुण ने कहा पता नहीं, शायद पहले जो ओनर था इस घर का उसी का होगा, या उससे पहले जो मालिक था उसका भी हो सकता है, मगर पता नहीं। तो ठीक है, मैं लिखूंगी अपना नेक्स्ट जो भी क्रिएटिव वर्क मैं करने जा रही हूँ, अच्छा है, मैं इसी टाइपराइटर पे करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। ये कह के तरुण और नाइसा वहां से चले गए। उस दिन डिनर के बाद जब रीमा अपने बेडरूम में आई तो बादल मंडरा रहे थे और बिजली थोड़ी थोड़ी चमक रही थी। तो रीमा ने सोचा कि नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है, उठ के कुछ लिखा जाए। तो वो उठ के टाइपराइटर में अपना पेपर सेट करके पहला अक्षर लिखा टी, और फिर उसे लगा कि खिड़की में से बहुत तेज हवा आ रही है, तो खिड़की को थोड़ा बंद करने के लिए गई। तो वहां उसने देखा कि एक लड़की वहां पे खड़ी है पेड़ के नीचे, और वो लड़की हेल्प के लिए कुछ कह रही है। और तभी घर का दरवाजा जैसे कोई खटखटा रहा हो, आवाज आई। एक पल रीमा को लगा कि शायद नाइसा तो उठ के कोई दरवाजे नहीं खटखटा रही। उसने देखा नाइसा तो सो रही थी, और फिर वो दरवाजे के पास जाके उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। तो रीमा वापस अपने रूम में आके सोने की कोशिश कर रही थी। 1-1.5 घंटा नींद आई और फिर वापस बिजली कड़की, और जब उसने आँख खोल के देखा तो उसे लगा कि कोई परछाई उसे खिड़की से देख रही है, और खिड़की फिर से खुली थी। रीमा को लगा कि शायद उसी ने खिड़की खुली छोड़ दी होगी उस लड़की को देखने के बाद, और फिर उसने अपने मन में बहुत सारी चीज़ें सोचना शुरू कर दी। उसे लगा कि उसकी लाइफ उसके हस्बैंड के मरने के बाद पूरी तरह से रुक गई है, और उसे लगा कि काश उसका हस्बैंड वापस उससे मिलने आ पाता। तभी खिड़की में एक परछाई दिखाई दी, और रीमा को लगा कि उसका हस्बैंड उसे देख रहा है, मगर उसे पता था कि वैसा हो नहीं सकता। तब वापस
अपने टाइपराइटर के पास जाके रीमा ने सोचा कि अपनी राइटिंग को वहीं से कंटिन्यू करेगी। तब उसने उस पेपर पे एक ही अक्षर लिख के रखा था जब वो छोड़ के गई थी, मगर इस बार जब वो आई तो वहाँ उसने देखा कि उस पे एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था, हेल्प मी, 2 ही वर्ड मगर एक सेंटेंस। उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है और ये कौन है जो ये ऐसा लिख रहा है। मगर फिर बिजली कड़की और करंट चला गया। जब ये सोच ही रही थी रीमा कि अचानक करंट आया और उसने देखा कि वहाँ पे सिर्फ टी ही था और वो हेल्प मी वाला सेंटेंस अचानक गायब। और फिर वापस दरवाजे की खटखटाहट सुनाई। इस बार बहुत ही सहमे हुए कदमों से रीमा नीचे उतर के गई और दरवाजे को थोड़ा सा खोला। जो चेन से अटका हुआ होता है वो चेन को उसने खोला नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और उस दरवाजे की गैप से उसी लड़की का हाथ अंदर आया और रीमा जोर से चिल्ला के वहीं पे गिर पड़ी। उसकी चीख पुकार सुन के तरुण और रिया अपने बेडरूम से फटाफट निकल के आए और उन्हें देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। मगर रीमा उन्हें समझा रही थी कि वहाँ पे पक्का कोई था। एक लड़की थी जो उसे पहले भी दिखाई दी थी, पहले भी एक बार दरवाज़ा खटखटाया था, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उसने कहा कि उसके हाथ पूरे खून से रंगे हुए थे। मगर तरुण और रिया ये सोच गए कि रीमा का हेलुसिनेशन उसे वापस परेशान कर रहा है। और फिर जब रिया उठी तो वहाँ पे खून के धब्बे थे फर्श पे। रीमा ने कहा, देखो मैंने कहा था ना ये उसी के हाथ का खून है। फिर रीमा के बेडरूम में उसे पहुंचाने के बाद रिया ने उसे याद दिलाया कि उसके पीरियड्स चल रहे थे, शायद वो उसी का खून होगा। अगली बार थोड़ी देर के बाद, सब लोग सोने के बाद, एक बार और दरवाजा खटखटाया और इस बार रीमा ने दरवाजे के उस तरफ से एक आदमी की आवाज सुनी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और जब उसने दरवाजा खोला तो वहां पे कोई नहीं था, मगर पैरों के निशान थे किसी के। उन्हीं को फॉलो करते हुए वो पास में एक छोटा सा जंगल था, उस तरफ गई, मगर वहां पे कोई नहीं था। मगर अचानक कोई लड़की वहां से गुजर रही थी। रीमा ने पाया कि वो वही लड़की थी जो उसे खिड़की से नजर आई थी। तो उसी लड़की को पीछा करते हुए वो और जंगल के अंदर गई, मगर अचानक वो लड़की गायब। अब बारिश आनी शुरू हो गई थी। बारिश की बड़े बड़े छींटे नीचे पड़ रहे थे, गिर रहे थे और उसको भिगो रहे थे। फिर अचानक उसने एक कैबिन जैसा एक स्ट्रक्चर पाया। वहां पे एक 18-20 साल का लड़का बैठा हुआ था। रीमा को देखते ही उसने कहा, तुम चली जाओ सीमा, तुम चली जाओ, तुम चली जाओ सीमा, मेरा छोड़ो, तुम चली जाओ। सीमा? ये सीमा कौन है? कहीं सीमा तो वो लड़की नहीं है जो आके गई थी? फिर रीमा ने पूछा, तुम कौन हो? मगर तब तक वो लड़का गायब। मगर उसके पास, उस कैबिन के पास एक पेड़ था, उसमें एक नेकलेस लटक रहा था। उस नेकलेस में एक लॉकेट, और उस लॉकेट को जब रीमा ने खोल के देखा तो उसमें उस लड़की की तस्वीर। और फिर अचानक कोई पीछे से जैसे आ रहा हो वैसी आहट रीमा को सुनाई दी। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो एक अलग सा एक शख्स कहें या प्राणी कहें या राक्षस कहें, पता नहीं, मगर वो साक्षात भूत का ही एक रूप था। उसने रीमा को जोर से धक्का दे के नीचे पटक के
उसके ऊपर चढ़ के उसका खून पीने की कोशिश कर रहा था। रीमा ने देखा कि उसके हाथ पे, हथेली पे एक बकरी के सर का एक टैटू लगा हुआ था और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो देखा कि वहाँ तरुण था और तरुण ने बोला कि तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो और इतनी भीग गई हो, चलो घर चलो। रीमा ने जो भी हुआ सब कुछ एक्सप्लेन किया, मगर ना ही रिया और ना ही तरुण उसकी बात मानने को तैयार थे। तो रीमा ने डिसाइड किया कि वो वापस मुंबई चली जाएगी। अगली सुबह तरुण भी मुंबई जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, तो रीमा उसी के साथ एरोप्लेन में मुंबई चली गई। मुंबई एयरपोर्ट पे जब तरुण उसे टैक्सी के पास ड्रॉप कर रहा था तो उसने कहा, देखो रीमा, तुम जब तक ठीक ना हो जाओ हमारी परिवार के आसपास भी मत आना प्लीज़। ये बोल के वो बहुत उसे एक हग गले लगा के फिर वहाँ से निकलने लगा। और जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाया तो उसने पाया कि रीमा के दुपट्टे का एक धागा उसके हाथ के कफ का जो बटन होता है उसमें फंस गया। तो वो उस हाथ के उस धागे को ठीक करने के लिए अपने कफ को उसने थोड़ा एडजस्ट करके धागा निकाला और तभी रीमा ने उसके हाथ में एक टैटू देखा और उस टैटू में था एक बकरी का सर। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अगली स्टोरी की ओर जाएं, लेट अस स्टॉप फॉर अ स्मॉल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह। आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर, तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है लाल। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। वेलकम बैक। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप स्टोरीज एंजॉय कर रहे हैं और हाँ, आप अपने सजेशंस भेजते रहिएगा, अपने फीडबैक भेजते रहिएगा और हम आपको इसी तरह से एंटरटेन करते रहेंगे। Anyways, let us move on to the next story of this episode, and the name of the story is Kolkata's Suicide Station. उस दिन श्रेयोसी चक्रवर्ती ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। सुबह सुबह ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ब्रेकअप मैसेज भेज दिया और उसका पूरा दिन एक दुख की लहर में ही मानो बह गया। रात को ऑफिस से लेट निकली और गम भुलाने के लिए उसने ड्रिंक किया और वो कुछ ज्यादा हो गया। वो ट्रेन में बैठ गई और उसे कालापुरा स्टेशन जाना था। और उस दिन कालापुरा स्टेशन पूरी न्यूज़ में बहुत ही छाया हुआ था, क्योंकि वहां एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था। श्रेयसी ये सब सोचते हुए वो पूरा दिमाग में उसका घूम रहा था
और वो सोचते हुए ट्रैवल कर रही थी। और टीवी वाले, मीडिया वाले, फ़ोन खोल के देखो तो न्यूज़, ऑनलाइन मीडिया, सब लोग उसी की बात कर रहे थे कि कोई शोपन घोष नाम का कोई आदमी सुसाइड कर चुका था। और रात की 10:30-11 बज गए थे। और श्रेयसी जब स्टेशन पे उतरी कालापुरा पे, तो वो स्टेशन बहुत ही सुनसान था। उसका बॉयफ्रेंड भी कालापुरा से था, तो उसे कालापुरा नाम से बहुत नफरत थी। और उसे लगा कि हाँ, शायद सब लोग ऐसे ही होते होंगे कालापुरा के, और उसे कोई सिंपैथी नहीं थी मरने वालों से। तो वो स्टेशन पे चल रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि सुसाइड हुआ है उस स्टेशन पे और रात को वहां पे कोई नहीं था। तो वो बहुत फटाफट जा रही थी क्योंकि उस स्टेशन पे उसके अलावा बहुत ही कम लोग उतरे थे और वो सब उसके आगे वाले कोच से थे। तो वो पहले ही निकल गए और वो सबसे पीछे चल रही थी। जब वो एंट्रेंस के पास पहुंचने ही वाली थी, तब कोई उसे बुला रहा था। 2 बार बुलाया, श्रेयोसी ने रिएक्ट नहीं किया। मगर जब 3 बार बुलाया तो उसने इंश्योर किया कि वो सच में उसी को कोई बुला रहा है। तब उसने आंख बंद करके 1 सेकंड रुक के फिर पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे एक व्यक्ति खड़ा था। क्रीम कलर का पजामा और थोड़ा मैला हुआ एक क्रीम कलर का कुर्ता पहने खड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि आपका फोन ट्रेन में छोड़ के आ गई, इसलिए मैं आपको आपका फोन देने आया हूं। तो श्रेयोसी ने देखा तो सच में उसका फोन उसके पास नहीं था। और फिर उस आदमी के पास जो फोन था वो उसी का आईफोन था। तो उसने बहुत ही सहमे हुए हाथों से अपना फोन लिया। तो उसने पूछा, क्या हुआ मैडम, बहुत कांप रही हो, कोई भूत ऊत देख लिया क्या स्टेशन पे? उसने कहा, नहीं, वो ऐसे ही रात को अकेली, तो इसलिए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? श्रेयोसी ने पूछा। मेरा नाम शोपन घोष। अरे मैडम, कुछ ज्यादा ही पी लिया आपने। शोपन घोष नहीं, वो मरने वाला मैं नहीं, मैं शोपन सेन हूं मैडम। अच्छा, उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा न्यूज आई थी आज। अरे वो सुसाइड भी नहीं था मैडम, वो भी झूठ। ये मेट्रो स्टेशन जो मेट्रो वाले कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें कुछ फॉल्ट थी, कुछ कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं था, इसलिए वो आदमी वहां से फिसल के गिर गया बेचारा और मर गया। दुर्घटना को उन्होंने सुसाइड का कोट पहना दिया ताकि मेट्रो वाले बच सके। ये सब मीडिया वाले हैं मैडम, ये मीडिया वाले, ये बिजनेसमैन, ये कैपिटलिस्ट, कॉर्पोरेट वाले, इनकी बातों में आओगे तो ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, तो आप कम्युनिस्ट हैं, अब जो भी कह लीजिए। चलिए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूं। पारुमिता का श्रेयसी का ब्रेकअप हो चुका था, ड्रिंक करके रखी थी और ये बंदा अच्छी बातें भी कर रहा था। तो उसे वो थोड़ा अच्छा लगने लगा, उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी। और जब वो ऑटो स्टैंड पे पहुंचे तो एक ऑटो को उन्हें श्रेयसी ने बुलाया और अंदर बैठ गई। और फिर उसे लगा कि इस भले आदमी के लिए कुछ उसको भी करना चाहिए। तो उसने पूछा कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकती हूँ? एटलीस्ट मेरी आपने हेल्प की तो उतना तो मैं कुछ कर सकती हूँ। अरे नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ मैडम। तो ऑटो में बैठ के फिर उसने ऑटो वाला देख रहा था कि कोई एक और सवारी ना आ जाए, तो उसे घूर रहा था, क्या मैडम चलें? तो श्रेयसी बोली, अरे ठहरो ना। अच्छा ठीक है मिस्टर कम्युनिस्ट, तो फिर मिलते हैं फिर कभी। हाँ, मगर इन मीडिया वालों से बच के रहिएगा मैडम, स्पेशली आप जैसे लोग जो मरने वाले का नाम भी बराबर नहीं जानते। क्या?
शोपन ने उसके कान में कुछ बोला मगर समझ नहीं पाए। वो मुड़ के देखी तो वहां पे वो शोपन नहीं था। तो ऑटो वाला बोला, मैडम चले या अभी रुकना है? ठीक है चलो चलो। फिर उसने पूछा कि आपने देखा कि वो आदमी कहाँ गया? कौन आदमी मैडम? अरे वही जो मेरे साथ खड़ा था जब मैंने आपको बुलाया था ऑटो के लिए। मैडम जी पीते हम भी हैं मगर हम लोग आपकी तरह सपने नहीं देखते, आपके पास कोई भी नहीं खड़ा था। श्रेयोसी तंग रह गई। तब उसने वापस सोचा कि उसने क्या कहा कान में, और ऑटो फट से निकल गया, समझ नहीं पाई। धीरे से उसने पूरा प्रोसेस किया, तब उसे समझ में आया कि वो एक्चुअली क्या कह रहा था। उसने कहा, मरने वाले का नाम शोपन सेन था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड खत्म करने की घड़ी आ गई है और मुझे पूरा यकीन है कि आज की 3 कहानियां भी आपको बेहद पसंद आई होंगी। तो आपके कमेंट्स, फीडबैक्स जो भी हैं, क्रिटिसिज्म्स, कंप्लेंट्स, कीप देम कमिंग। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, दैट इज vikas.munot@yahoo.com पे, या फिर व्हाट्सएप 9840478204 पर भी आप कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सजेशंस, आप कैसी किताबें पढ़ना चाहेंगे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आपके लिए ही हम शो करते हैं। हम अपने विम्स और फैंसीज पे शोज नहीं करते। वी आर फॉर द ऑडियंस, वी आर फॉर द लिसनर्स। सो प्लीज़ आपको कैसी बुक्स पसंद हैं मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आपके लिए वैसी बुक्स ला सकूं। तो अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ, स्टे एट होम, वेयर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, और जो भी प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं सबको फॉलो कीजिएगा। Stay tuned to Radio Udan, a flight of life. Until we meet,